प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि श्रीकांत वर्मा का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करें। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है? मगध की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हस्तक्षेप किया जाना बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रश्न उठाते हुए निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते हुए हस्तक्षेप किया जाना बहुत आवश्यक है, जिससे लोकतांत्रिक सरकार अपनी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बनाए रखकर लोगों के सुख और शांति का कार्य कर सके। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता देश की तत्कालीन शासन व्यवस्था और इसमें व्याप्त निरंकुशता की प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रही है। शासन व्यवस्था को जनतंत्रात्मक बनाने के लिए, शासन व्यवस्था को लोकतंत्र की भावना के अनुरूप बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है। समय समय पर अव्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रश्न उठाने की जरूरत होती है। समय समय पर अव्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रश्न उठाते हुए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। ऐसी क्रूर और निरंकुश शासन व्यवस्था के प्रति इसमें विरोध व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। कविता को दृष्टि में रखते हुए अपना मत दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस कविता को जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया है। निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए, निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना बहुत आवश्यक है। यदि निरंकुश शासन व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न अव्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रश्न उठाया जाएगा, उनमें हस्तक्षेप किया जाएगा, तभी निरंकुश शासन व्यवस्थाएं अपने स्वरूप में सुधार करेंगी और लोकतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना हो सकेगी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकेंगे, व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए जनता का हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में साधारण नागरिक को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। साधारण व्यक्ति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहकर अव्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रश्न उठा सकता है, वह हस्तक्षेप कर सकता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में साधारण नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, लेकिन जब आम जनता अनुचित शासन व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार कर लेती है, वे शासन व्यवस्था के विरुद्ध कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। शासन की जवाबदेही जनता के प्रति होती है। लोकतंत्रात्मक शासन की जवाबदेही जनता के लिए होती है, बेहतरीन शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए होती है, इसलिए जनता का हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? मगध निवासी शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं शासक वर्ग उनसे नाराज न हो जाए और उन्हें किसी भी प्रकार से शासन वर्ग की नाराजगी का खामियाजा न भुगतना पड़े।
इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इसलिए कतराते हैं, इसलिए बचते हैं कि कहीं वे शासक वर्ग के कोपभाजन नहीं बन जाएं और कहीं उन्हें इसकी भारी कीमत न चुकानी पड़े। उनके हस्तक्षेप करने से वहां की शांति समाप्त हो जाएगी। मगध को मगध ही रहना चाहिए, मगध की शांति स्थापित ही रहनी चाहिए और इस प्रकार का भय दिखाकर शासक वर्ग लोगों को चुप करा देता है और हस्तक्षेप करने से लोग पीछे हट जाते हैं। इस प्रकार लोगों द्वारा हस्तक्षेप करने से वहां की शांति समाप्त हो जाएगी, ऐसा भय शासक वर्ग द्वारा दिखाया जाता है और इस विचार से सामान्य नागरिक हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं के आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मगध की प्राचीन स्थिति बहुत अच्छे शासन करने के रूप में सुविख्यात रही है। इसमें जरासंध का साम्राज्य, ऐतिहासिक काल को यदि हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, अशोक महान का साम्राज्य और इन सभी की शासन व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी। लेकिन मगध अब कहने को ही मगध रह गया है। मगध की यानी वर्तमान शासन व्यवस्था अब पहले की तरह नहीं बची है। यहां तक कि इसमें बहुत सारी स्थितियों में बहुत ही नकारात्मक बदलाव आ चुका है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मगध भारत का एक आदर्श राज्य रहा है। वहां पौराणिक काल में जरासंध का साम्राज्य था और ऐतिहासिक काल में मौर्य साम्राज्य था। जरासंध के साम्राज्य और ऐतिहासिक काल में मौर्य साम्राज्य सहित अशोक के काल में मगध की शासन व्यवस्था सुप्रसिद्ध रही। लेकिन अब मगध नाम मात्र का ही मगध रह गया है। अब मगध केवल नाम मात्र का ही मगध रह गया है। इसका आशय यह है कि मगध में अब पहले की तरह अच्छी शासन व्यवस्था का अभाव हो गया है। कवि ने लोकतंत्रीय भारत में निरंकुश शासन व्यवस्था थोपे जाने पर व्यंग किया है। जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत की है, उसमें निरंकुशता जब सत्ता प्राप्त कर लेती है, ऐसी स्थिति होने पर कवि उस निरंकुश सत्ता के विरुद्ध व्यंग करता है। यहाँ के निरंकुश शासकों ने जनता की स्वतंत्रता को छीन लिया। अब यहाँ छींकने, टोकने और चीखने तक की भी छूट नहीं है। इस प्रकार अब मगध केवल नाम मात्र का ही मगध रह गया है। यहाँ रहना बड़ा कठिन हो गया है। मगध को राजकीय सत्ता के रूप में, शासन व्यवस्था के प्रतीक के रूप में यहाँ पर कहा गया है। अगला प्रश्न है, मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है? प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ऐसा राज्य जहां पर निरंकुश शासन व्यवस्था द्वारा उत्पन्न हुई विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं का जनता द्वारा मुकाबला नहीं किया जाता, शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का प्रतिरोध नहीं किया जाता और नागरिक चुपचाप सबको सहन करते रहते हैं, ऐसी स्थिति में यदि कोई मुर्दा भी हस्तक्षेप कर देता है तो इसे भी प्रतीक रूप से कवि ने यहां पर बताया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, मुर्दे का हस्तक्षेप यह प्रश्न खड़ा करता है कि किसी भी निरंकुश सत्ता द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था के साये में जीता जागता मनुष्य शोषण, उत्पीड़न और अन्याय का विरोध किए बिना गूंगा बहरा बनकर जीवन जीता है। वह निरंकुश शासन व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रश्न खड़ा नहीं करता। वह निरंकुश शासन व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाता है। लेकिन मुर्दा, जिसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वह यह प्रश्न करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। कवि ने शहर में से गुजरते हुए मुर्दे के इस प्रश्न से शासन के अन्याय के विरुद्ध सामान्य जन की प्रतिक्रिया को प्रतीक रूप में बताया है।
कवि ने इसमें शहर में से गुजरते हुए मुर्दे के इस प्रश्न से शासन के अन्याय के विरुद्ध सामान्य जन की प्रतिक्रिया को प्रतीक रूप में बताया है। अगला प्रश्न है, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। भाव स्पष्ट करें। जैसा कि मगध का आशय प्रतीकात्मक रूप से शासन व्यवस्था से लिया गया है। शासन व्यवस्था से मगध का आशय लिए जाने के कारण मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। शासन व्यवस्था को यदि सुचारू रूप से संचालित किया जाना है तो लोगों को चुप रहना चाहिए, अनावश्यक ही हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जैसी भी शासन व्यवस्था चल रही है उस शासन व्यवस्था को लगातार चलते रहने देना चाहिए, चाहे शासन द्वारा निरंकुश होकर अन्याय, अत्याचार और शोषण ही किया जा रहा हो। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें कवि श्रीकांत वर्मा ने शांति शब्द का व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है। शांति अर्थात जनता का मुंह बंद कर देना। शांति रहेगी यानी जनता कुछ नहीं बोलेगी, जनता का मुंह बंद कर दिया जाएगा। कष्ट सहते हुए भी शांति के नाम पर व्यवस्था की निरंकुशता सहते रहना। निरंकुश सत्ता देश के अस्तित्व की दुहाई देकर शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों के विरोध को दबा देती है। शासक वर्ग कहता है कि जब तक हमारा शासन रहेगा तभी तक देश सुरक्षित होगा और शांति व्यवस्था कायम रह पाएगी। ऐसे लोग जो निरंकुश सत्ता वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना के विपरीत शासन का कार्य करते हैं, ऐसे लोग जनता को, नागरिकों को डराते हैं और ऐसा कहते हैं कि जब तक हमारा शासन रहेगा तभी तक देश सुरक्षित रहेगा तथा देश में शांति व्यवस्था कायम रह सकेगी। निरंकुश सत्ताधारी ऐसा नहीं चाहते कि शासन व्यवस्था में लोग हस्तक्षेप करें। उनकी द्वारा की जा रही शासन व्यवस्था में लोग किसी भी प्रकार का अव्यवस्थाओं के विरुद्ध प्रश्न खड़ा करें अथवा हस्तक्षेप करें। उनके मत में जनता का हस्तक्षेप मगध की शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है। स्पष्ट करें। हस्तक्षेप कविता है, इसमें सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को बताया गया है। हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता का बखान करती है, जहां सत्ता शांति व्यवस्था के नाम पर लोगों के प्रति निरंकुशता और क्रूरता का व्यवहार करे, वह उन्हें आतंक के साए में जीवन जीने को मजबूर करे, वहां जनता में प्रतिरोध की भावना आनी चाहिए। लोगों में प्रतिरोध की भावना आनी चाहिए, प्रश्न उठाने की भावना आनी चाहिए और इन अव्यवस्थाओं के विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध, उत्पीड़न के विरुद्ध लोगों को खड़ा होकर के अपनी आवाज बुलंद करनी ही चाहिए। इन अव्यवस्थाओं के विरुद्ध हस्तक्षेप अवश्य ही किया जाना चाहिए। मुर्दे का प्रश्न यही संकेत करता है। सत्ता की निरंकुशता और शासन व्यवस्था में अराजकता को मिटाने के लिए जनता में प्रतिरोध व्यक्त करते हुए हस्तक्षेप करने की क्षमता बहुत आवश्यक है। यदि जनता यथासंभव, यथा समय हस्तक्षेप करती रहेगी, प्रश्न पूछती रहेगी, तो इस प्रकार से निरंकुश सत्ताधारी लोग निरंकुशता का भाव छोड़कर लोकतंत्रात्मक मूल्यों को अपनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लाक्षणिक प्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। कोई छींकता तक नहीं, इसका लक्ष्यार्थ बताना है। कोई चीखता तक नहीं, इसमें क्या लक्ष्यार्थ है ये बताना है। कोई टोकता तक नहीं, इसका भी लक्ष्यार्थ हमें बताना है, यानी लाक्षणिक प्रयोगों को स्पष्ट करना है। कोई छींकता तक नहीं, इसका लक्ष्यार्थ यह है कि कोई भी निरंकुश शासन सत्ता के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि सभी लोग डरे हुए हैं। एक भी शब्द वे शासन के विरुद्ध बोलना
ठीक नहीं समझते हैं। कोई चीखता तक नहीं का लक्ष्यार्थ यह है कि निरंकुश सत्ता के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता और किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। इस प्रकार कोई चीखता भी नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं करता, कोई किसी प्रकार से अपने मन की बात को उजागर नहीं कर सकता। यानी यहां पर तो चीखना भी मना है। अगला है, कोई चीखता तक नहीं। चीखने से आशय है जो कष्ट है, दुख है, वेदना है, दर्द है, उत्पीड़न है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, इन सब के विरुद्ध वह किसी प्रकार की आवाज नहीं उठा सकता, कोई आंदोलन नहीं कर सकता, अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। कोई चीखता तक नहीं का लक्ष्यार्थ है कि सत्ता की निरंकुशता और मनमानीपन के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई सशक्त विरोध प्रकट नहीं कर सकता। कवि ने इस विरोध को ही चीखना कहा है। निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रकट किए जाने वाले विरोध को ही कवि चीखना कहते हैं। अगला, कोई टोकता तक नहीं। यहां पर टोकता तक नहीं से आशय यह है कि जो निरंकुश सत्ताधारी लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाले मनमानेपन और अनुचित आचरण को रोकथाम करने के लिए उनको कोई भी टोकता नहीं है, उनकी रोकथाम करने के लिए कोई उपाय नहीं करता। कोई टोकता तक नहीं का लक्ष्यार्थ है कि कोई अन्याय और निरंकुशता के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करता है, सब उदासीन बने रहते हैं। टोकना शब्द हस्तक्षेप का प्रतीक है। टोकना से आशय है हस्तक्षेप करना, प्रश्न पूछना। कोई भी व्यक्ति निरंकुश सत्ताधारी लोगों द्वारा किए जा रहे अन्याय, उत्पीड़न, शोषण इत्यादि के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं करते हैं। यहां पर टोकना शब्द हस्तक्षेप का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। कै, मगध को बनाए रखना है तो मगध है तो शांति है। ख, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, क्या कहेंगे लोग। ग, जब कोई नहीं करता मनुष्य क्यों मरता है। मगध को बनाए रखना है तो मगध है तो शांति है। इसका संदर्भ और व्याख्या हमें प्रस्तुत करनी है। इसका संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत काव्यांश श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह मगध से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड में हस्तक्षेप शीर्षक से संकलित किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है, कवि कहता है कि निरंकुश शासन तंत्र द्वारा इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया है कि यदि मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति बनाए रखनी ही होगी। मगध से आशय है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से यदि संचालित करना है तो इस शासन व्यवस्था में और शासन व्यवस्था करने वाले लोगों में शांति व्यवस्था होनी ही चाहिए। अर्थात शासक वर्ग नागरिकों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर चुप रहने को कहता है और उन्हें इस प्रतिबंध के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाने देता। ख, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, क्या कहेंगे। इसका संदर्भ इस प्रकार से, प्रस्तुत काव्यांश श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह मगध से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में हस्तक्षेप शीर्षक से संकलित किया गया है। मगध के शासन तंत्र में मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध है तो मगध में शासन व्यवस्था रहनी ही चाहिए। किसी भी देश में शासन व्यवस्था जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलती है तब वहां पर सभी जनता की, सभी नागरिकों के हितों की रक्षा होती है और वहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध के शासन तंत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से अपने दुख को इस डर से अभिव्यक्त नहीं करता कि कहीं मगध की व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए, कहीं मगध की शांति व्यवस्था में कोई खलल न पड़ जाए, कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए शांति के लिए अपनी भावनाओं को भी दबाते हुए, अन्याय को देखते हुए, अन्याय का प्रतिकार न करते हुए केवल और केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर ही नागरिकों को मगध की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए।
कवि कहता है कि शासन तंत्र द्वारा लोगों से यह कहा जाता है कि शांति व्यवस्था मगध में नहीं रहेगी तो फिर कहां रहेगी, और यदि मगध में शांति व्यवस्था नहीं है तो फिर किसी भी स्थान पर शांति व्यवस्था नहीं हो सकती, और यदि यह शांति व्यवस्था मगध में भंग हो गई तो लोग क्या कहेंगे, अर्थात लोग शासन सत्ता की निंदा करने लगेंगे, उसका विरोध करने लगेंगे और उसके विरोध में अपना स्वर बुलंद करेंगे, वे शासन सत्ता का विरोध करेंगे। जब कोई नहीं करता मनुष्य क्यों मरता है, इसका संदर्भ और व्याख्या प्रस्तुत की जानी है। संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत काव्यांश श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह मगध से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में हस्तक्षेप शीर्षक से संकलित किया गया है। जब कोई नहीं करता, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि सब नागरिक बचने की कोशिश करते हैं, कोई भी अन्याय अत्याचार शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं करता, सब अपना बचाव करने का प्रयास करते हैं, चुप रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन तभी कवि कहता है कि सब नागरिक बचने की कोशिश करते हुए जब कोई भी अव्यवस्था के विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं करता, तब नगर के बीच से गुजरने वाला मुर्दा भी मनुष्य के मरने पर प्रश्न खड़ा करते हुए हस्तक्षेप कर देता है। मुर्दा पूछ उठता है कि मनुष्य मरता क्यों है। इस प्रकार एक मुर्दा द्वारा किए गए हस्तक्षेप को कवि ने यहां पर प्रतीक रूप से बताया है। अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार सहते हुए लोगों का प्रतीक मुर्दा को बताया गया है। यानी मुर्दा वह व्यक्ति है जो मरे हुए के समान अपना आचरण कर रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न और शोषण हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और यदि मुर्दा यानी इस प्रकार से उत्पीड़न होने वाला, अत्याचार और शोषण सहन करने वाला व्यक्ति यदि बोलने लग जाएगा, तब फिर जीवित व्यक्ति भी बोलना प्रारंभ कर देंगे। मुर्दा द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति में तब भला जीवित लोग कैसे चुप रह जाएंगे। अर्थात भाव यह है कि सत्ता की निरंकुशता का विरोध नागरिकों का अधिकार है। नागरिकों को सत्ता की निरंकुशता की स्थिति का विरोध करना चाहिए। सत्ता द्वारा किए जा रहे अन्याय, उत्पीड़न और शोषण का प्रतिकार करना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अंततः सामान्य जनता को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए और निरंकुश शासन व्यवस्था को दमन पूर्वक रोकने के लिए सभी नागरिकों को साहस जुटाकर इस कार्य को करना होगा। सामान्य जनता को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए निरंकुश शासन का साहस पूर्वक विरोध करना ही चाहिए, तभी लोकतांत्रिक मूल्यों की ठीक प्रकार से स्थापना हो सकेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 10 कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है घर में वापसी से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।